प्रभारी खबरें आप प्रमुखता से छापते हैं और भेजते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे बीच हमारे संभाग के नवनियुक्त प्रभारी श्री हेमराज जी मीणा, जो पूर्व में किशनगंज वाराणसी विधायक रहे हैं 2 बार और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में संगठन में काम कर रहे हैं। इनके निर्देशन में आगे संगठन गति से काम करेगा और आप पहली बार संगठन के प्रभारी के रूप में यहाँ पधारे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान, जो हमारा महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम पूरे जिले प्रदेश भर में चल रहा है, उसको गति देने के लिए और किस तरह से हमने धौलपुर में ज़िले में कार्यकर्ताओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ले जाने के लिए क्या योजना बनाई है, उन पर सारी चर्चा हुई है। अभी भाई साहब आपको बताएंगे। नहीं सहेगा राजस्थान के इस आंदोलन में प्रमुख रूप से सांसद हमारे करौली धौलपुर से मनोज गाजरिया जी, जो इस कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं उनका भी शब्दों के माध्यम से स्वागत करता हूँ। हम नीचे तक गए, गांव-गांव में गए, एसटी ने, एससी ने, महिलाओं ने, सारे कार्यक्रमों को हमने बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ाया और सरकार की स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हमारे युवा के सामने पेपर लीक की समस्या हो गई। 22 पेपर लीक हो गए और सरकार कोई व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है। और ये कहना चाहिए कि आरपीसी के मेंबर भी इसमें शामिल हो गए। भ्रष्टाचार में सरकार डूब रही है। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1 ये सरकार हो गई। इन सब इश्यू को लेकर के हम नीचे तक गए और अब हम नीचे तक जाने के बाद भी हम 1 तारीख को बड़ा प्रदर्शन, महाप्रदर्शन करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे और पूरे संभाग से लगभग हमारे 25,000 लोग हम संभाग से लेकर के जाएंगे। और जो जनता की समस्याएं हमारे सामने आई है, हमने FIR लिखने का काम भी किया, हमने युवाओं ने रैली भी की, महिलाओं ने भी अपने कार्यक्रम किए। उन सब के माध्यम से हमने जो विषय हमको मिले हैं उनको लेकर हम सचिवालय घेराव के अंदर जाएंगे और उस बात को सबके सामने रखेंगे। और इस सरकार से हम तो मांग करते हैं कि अशोक गहलोत से मांग करते हैं कि उसको तो सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी लाल डायरी सब जगह चल रही है, आपकी सब विद्वान जो पत्रकार हैं उनको भी ध्यान में, लाल डायरी में क्या चीज़ है। लाल डायरी में राज्यसभा में उन्होंने पैसा बांटा, उसकी सूची है। लाल डायरी में इन्होंने सरकार जो गिर रही थी उनको बचाने के लिए कितने करोड़ रुपए इन्होंने बांटे, वो भी इस लाल डायरी में, मैं कहूँगा इस लाल डायरी को प्रकाशित हो, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी दोषी पाए गए मंत्री और मुख्यमंत्री उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उसको जनता के सामने रखा जाना चाहिए। ये हमारा अभियान है। 1 तारीख को सर्वाधिक लोग लेकर के हम जयपुर में सचिवालय घेराव में उदयपुर संभाग से भरतपुर संभाग में हम सब लोग जाएंगे। राजस्थान चलो जयपुर। राजस्थान की सरकार के दुष्चक्र को, राजस्थान की सरकार के भ्रष्टाचार को, अपराध को, अत्याचार को, दलित अत्याचार को, महिला अत्याचार को, भ्रष्टाचार को, इन सब के खिलाफ राजस्थान की जनता की आवाज़ को धौलपुर ज़िले से और विधानसभा से कम 2000 कार्यकर्ताओं की संख्या, 8 से 10,000 लोग नहीं सहेगा राजस्थान की जनता की आवाज़ को, धौलपुर की जनता की आवाज़ को, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए धौलपुर की आम जन और कार्यकर्ता 1 तारीख को जयपुर कूच करने वाले हैं। और इस जयपुर कूच को ये राजस्थान की सरकार को हटाने का, राजस्थान की सरकार को बदलने का, राजस्थान की जो अत्याचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, दलितों पर, महिलाओं पर, इनको हटाने का नहीं सहेगा राजस्थान का एक अंतिम शानदार कूच होगा, ऐतिहासिक कूच होगा। ऐतिहासिक भीड़ वहाँ जमा होगी और ये संदेश होगा कि अब राजस्थान की जनता नहीं सहेगी, नहीं सहेगा राजस्थान। तो सांसद महोदय, आप ये बताइए कि एक जिलाध्यक्ष रहे और हमारे राजस्थान सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के सुपुत्र भी हैं। आपने भरतपुर में जिलाध्यक्ष के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पार्टी का काम किया। अब क्योंकि पार्टी के संगठन के अलग अलग विचार के कारण चुनाव की दृष्टि से भी पार्टी के बहुत सारे निर्णय होते हैं, उस उम्मीद से, उस निर्णय के अनुसार उन्होंने अब हमारे जनता के बीच में भी काम कर रहे हैं। और आज हमको इस कार्यक्रम के लिए 1 तारीख तक के लिए उन्होंने हमारा समय, इनका मार्गदर्शन भी उनको मिलेगा। जिला प्रभारी नहीं सहेगा। कोई और साथी का कोई पहली बार कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहली बार सरकार के खिलाफ भी मुद्दा उठा रही है।
लगातार समय समय पर जब जब कोई मुद्दे आए हैं, लगातार पार्टी जनता की आवाज़ बनकर, चाहे वो जयपुर में प्रदर्शन करे हो, चाहे वो जिले स्तर पर प्रदर्शन करे हो, चाहे वो हमारे मंडल स्तर तक, तहसील स्तर तक हमने प्रदर्शन लगातार किए हैं। ईद की जो चीट राजस्थान में हुई, उसमें आपको ध्यान होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा कितना शानदार प्रदर्शन जयपुर के अंदर हुआ। उसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ और उसकी चोट आज तक हमारे कार्यकर्ता उस चोट को झेल रहे हैं। लगातार मैं समझता हूँ कि पिछले 4.5 साल 5 साल के अंदर कम से कम 6 बार लाठीचार्ज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा संगठन है जो एक सतत प्रक्रिया में चलता है, लगातार चलने वाली, लगातार काम करने वाला ये संगठन है। निश्चित तौर पर राजनीतिक संगठन है, लेकिन राजनीति के साथ साथ सेवा भाव रखने वाला भी संगठन है और जनता के बीच में लगातार रहकर काम करने वाला संगठन है। तो एक पूरी सतत प्रक्रिया के पूरे 5 साल जनता की आवाज़ बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज़ उठाई। देखिए पत्रकार महोदय, आपको ये पता है कि बिजली की समस्या जिले भर में किस तरह से फैली हुई है। एक दिन में 20-20 घंटे की अघोषित बिजली कटौती के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया। नल की सप्लाई बंद हो गई, नलों में पानी आना बंद हो गया, लोग की चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो गई। इस समय डायरिया और फ्लू का जो इतनी बड़ी बीमारी का कारण चल रहा है, उसके पीछे बिजली की अघोषित कटौती के कारण पूरी जनता त्राय कर रही थी। उस मुद्दे को लेकर, और अभी आपको ध्यान में होगा कि आपके ही माध्यम से एक बहुत बड़ा दलित विरोधी कांग्रेसी मानसिकता का परिचय कि एक दलित हरिजन की और बिजली विभाग की गाड़ी से और एईएन ने गाड़ी चलाकर और उसको टक्कर मार के कुचल के मौत की घाट उतार दिया। इस बात को लेकर मेरी आप बात, आपको ये पता है कि इतना जो आप लोगों ने ही उस मुद्दे को उठाया था कि एक दलित की हत्या कर दी। इन सारी मुद्दों को लेकर, इस परेशानी को जनता को लेकर हम एससी साहब से मिले। माननीय सांसद जी भी थे और हमारे कार्यकर्ता भी थे और जनता जनार्दन भी थी, महिला भी थे, सब कुछ थे, ग्रामीण भी थे। उस पीड़ा में हम उनसे मिले। हमने उनको कहा कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं आपके एईएन के द्वारा एक दलित को कुचल के मार दिया जाता है, आपने इस पर क्या प्रभावी कार्रवाई की? लोगों के अंदर लाइट की इतनी बड़ी कटौती के कारण रोष था। इस ऐसी स्थिति में अगर वो मुँह काला करने वाली घटना के लिए आप कहते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर किसी से ये कह दिया जाए कि मैं मुँह काला, ऐसी स्थिति में ऐसे जो अधिकारी हैं वो निरंकुश भाव से काम कर रहे हैं, जनता को जान से मारने तक की नौबत ला रहे हैं और जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों का मुँह काला करने का काम करेंगे, तो ये तो जिस भी श्रेणी में आता हो वो कानूनी दृष्टि की बात है। लेकिन जिस आदमी को सरेआम आपने मार दिया और उस पर कोई भी कार्रवाई केवल इसलिए नहीं करी जा रही कि वो अधिकारी उन नेताओं का प्रशिक्षण में और कांग्रेसी प्रशिक्षण में काम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उस दलित की हत्यारे को, परिवार को, जिस दलित की हत्या हुई है, उसके परिवार को डरा धमका कर उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती, तो मुझे बताइए क्या ऐसे? इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के खून में उबाल नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उबाल आता है और कोई इस बात को कहता है कि मुँह काला कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन घटनाओं को दबाकर और मजलूम कार्यकर्ता जो जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर और परिस्थिति को सही करने में आंदोलन कर रही हैं, आप झूठी मुकदमा करके उन पर और अपराधिक मुकदमा दायर करके ये काम कराएंगे, ये तो ऊंची मानसिकता कांग्रेस की बिल्कुल उजागर है। बिल्कुल इसमें आपको मैं बता रहा हूँ माननीय पत्रकार महोदय, आप बिल्कुल साइलेंट, ऐसी घटना हो, दुर्घटना हो जाए, उसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया था कि हमारा किसी का ही मंतव्य ऐसा नहीं था। हमारा तो ये था कि कैसे भी करके इस व्यवस्था को हम सही करें और जनता को राहत दिलाएं, उस दलित के हत्यारों को सजा हो, केवल ये भाव था। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं, अगर कुचक्र करके और दबाव बना के राजनीति करके झूठे षड्यंत्र में अगर कार्यकर्ता को फंसाने का काम किया जाएगा तो केवल ज्ञापन देने से नहीं मान्य बात। आप देख लेना कि सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन धौलपुर में होगा। ये तो राजस्थान की स्थिति है। पहले तो मैं आपको मीडिया के बंधुओं को सलाम करता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, मानी जाती है और हम बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता अनुशासन की पालना करे और सम्मान करे। निश्चित रूप से मैं खुलेआम और बिना किसी संकोच के आप सबके सामने एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि अति उबाल में, अति उत्तेजना में, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी योजना के, जब सब लोग हम बैठ के चर्चा कर रहे थे और वो भी नीचे बैठ के, कोई ऐसा भाव किसी का नहीं था। एक कार्यकर्ता के मन में उत्तेजना पैदा हुई क्योंकि जनता की आवाज़ को, उत्तेजना का कारण क्या था कि वो कुछ अधिकारियों के बारे में, इसी दलित व्यक्ति को जो मारा गया उसके लिए वो बोल रहे थे कि भाई इसको आप इस पर कार्रवाई कीजिए। कुछ अधिकारियों ने जब उनको कहा कि तुम, मतलब बड़े अपशब्द उनको भी इस्तेमाल किए गए, उन अपशब्दों के कारण वो कार्यकर्ता उत्तेजित हुआ और एक दो कार्यकर्ताओं को धमकाया भी गया पुलिस की उपस्थिति में। मैंने मामला चूँकि मैं, आपने मेरा स्वभाव इतने साल से जानते होंगे, मैंने शांत भी करवाया कि नहीं बिल्कुल नहीं, उनको भी धमकाया, इनको भी धमकाया, बिल्कुल अच्छी बात कीजिए। फिर भी एक कार्यकर्ता ने उत्तेजना में आके उन अधिकारियों के शब्दों के और गलत उसके ऊपर एक मतलब बहुत ही अपमानजनक शब्द बोले, जो मैं आपको मीडिया पे भी नहीं बोल सकता हूँ। वो मुझे लगता है रास्ते चलते किसी व्यक्ति को भी कोई बोल देगा तो वो बहुत ही उत्तेजित होकर, कई घटनाएं जो हो जाती हैं ना उत्तेजना में, उनमें से एक घटना थी। उसके बावजूद भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन आप अपना धर्म निभाइएगा कि मैं सांसद होने के नाते, क्योंकि मैं बाद में गया था, मैं पहले था नहीं, हमारे केंद्रीय मंत्री आ गई थी, मैंने उस धरने के शुरू में शामिल नहीं था। जब वो वार्ता चल भी रही होगी इनकी, तो मैं तो बीच में लास्ट के 5 मिनट में पहुंचा था, एक लास्ट के 5 मिनट पहुंचा था, और जो ही ये घटना हुई तो उस वक्त निश्चित रूप से मैं भी खड़ा था। मैं आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। मैंने उस बंदे, हमारे जो कार्यकर्ता था, उसको तुरंत नाराजगी जाहिर की, बिल्कुल मतलब एकदम नाराजगी जाहिर की, और नाराजगी जाहिर करके जो भी धरना प्रदर्शन करता, तुरंत हमने सबने उसको समाप्त किया, तुरंत कि बिल्कुल गलत काम किया है, बिल्कुल गलत काम किया है। हमने एक बार नहीं 4 बार बोला, हमने धमकाया और डांट लगा के उसको समाप्त करवाया। लेकिन इसी दौरान क्योंकि हमको दिल से लगा कि वास्तव में किसी एक अधिकारी या व्यक्ति का इस तरीके से अपमान करना ठीक नहीं है, मैंने स्वयं ने सांसद होके मैं उस अधिकारी के पास में तुरंत मैंने प्रोटेक्शन किया। मैं उनके कमरे में गया, यह अधिकारी ने आपने नहीं बताया, पूछना, मैं उनके कमरे में गया क्योंकि मुझे ऐसा ठेस लगी कि एक इस उम्र के व्यक्ति को और अधिकारी को ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे साथ में माननीय जिलाध्यक्ष जी के, और चूँकि हमारी उपस्थिति में मैंने स्वयं में जाकर उनसे क्षमा मांगी, मैंने दिल से क्षमा मांगी थी। वो भी आदमी 58-60 का है। मुझे दुख उस चीज़ का हुआ कि जब मैंने उनके कमरे में 25-20 अधिकारी तो उनके होंगे, पुलिस के अधिकारी थे, मैंने कहा भाई साहब बहुत ही गलत हुआ है ये व्यक्ति आपके साथ में, उसके लिए मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने ये बच्चे समान है ऐसा नहीं, लेकिन मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। वो अधिकारी 2 दिन बाद में किन के बहकाव में आके, किस षड्यंत्र के तहत और किस योजना के तहत एक FIR दर्ज कराई जाती है और एक कार्यकर्ता ने किया और उसके साथ में 2+ जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि अधिकारी उनकी शोभा नहीं देता उनको, और किस तरीके से मुझे तो मतलब हद होती है। आप पूछिएगा ऐसे हिसाब से, अरे भाई ऐसा तो ना होता है, और फिर भी आपने हमारी भी इज्जत नहीं रखी। तो मुझे शर्मिंदगी हुई, आज मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने इतना निर्दोष होते हुए भी एक व्यक्ति के सम्मान के लिए हमने माफ़ी मांगी, उसने FIR कर दी, जेल भेज दो, फांसी लगवा दो। पार्टी आपके सुनो, आप ये मानते हो कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलती की, स्वीकार तो करते हो, कर रहे हैं ना, और कैसे करेंगे? सुनिए साहब, आप नहीं कर रहे, सुनो, पार्टी क्यों? हाँ हमने आज नहीं कर रहे, लेकिन आप एक चीज बताइए, जो सुनो, हमने तो मना कब किया? हम तो उससे जाके की जो जिसके साथ बात, हमने आप लोग वहाँ गए थे, आज उस दिन हमारी बात आज उस दिन अगर हमारी बात मान ली जाती, आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि उस दिन अगर हमारी बात पिछली बार मान लेता, ये जो नेताओं के खिलाफ FIR कराता हूँ, आज 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उसका आप क्या जेल करवाएंगे? या उन अधिकारियों के खिलाफ आप FIR कराने के लिए आप बात करेंगे? मीडिया के मेरे सारे दोस्त, क्या उन अधिकारियों को धारा 302 पे उनके केस मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? संघर्ष कर रहे हैं तो सुनो, 3 मर गए, तो क्या उन पे मौत का 2 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए और एक्सचेंज कर दिया गया। 3 लोग मर गए आज उसी अधिकारियों के लोग आप खिलाफ। करवाओ ना, जाकर आप नहीं, सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए भाई आप साहब। जनता के बीच में